मेरा हृदय बड़ा उद्वेलित हो रहा है। ये घटना मैं काफ़ी दिन सुन रहा हूँ। आप देख रहे हैं जैसा कि चाइना की करतूत है और उस करतूत को हम सब देख रहे हैं और उस करतूत के कारण हमारे वीरों को शहीद होना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा देश की खातिर। तो दोस्तों, इस बलिदान से हमारे देश में लोगों के हृदय में आक्रोश है, पूरा देश का हृदय जल रहा है और वह किसी न किसी रूप से, किसी न तरह से हर इंसान अपने भावों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है और वो चाहता है कि इसका जवाब दिया जाए। आगे से कोई देश हमारी तरफ आंख उठा के न देखे। हमारे देश का हर बच्चा, हर नौजवान, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, हर एक हृदय में आक्रोश है। यहाँ तक कि कुछ पार्टियों के खिलाफ भी हमारे देश में आक्रोश पनप रहा है। हमारे एक बुजुर्गवार हैं और उनका वीडियो मुझे मिला, एक डॉक्टर साहब का मुझे वीडियो मिला, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उनकी क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो मिला मुझे, तो उसमें लोग चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, चीज़ों का सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आप समझ सकें कि लोगों का आक्रोश किस हद तक पहुँच चुका है। और एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसका हृदय, नन्ही सी बच्ची का हृदय देखिए कितना उद्वेलित हो रहा है और उसने जवानों की खातिर जो भावुक अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है कुछ पंक्तियों के माध्यम से, उसे आप ज़रूर सुने। और मेरा ये प्रयास है कि मेरे व्यूअर्स तक वो भावनाएं, वो बातें पहुँचे। हो सकता है आपने वो देखा हो, सुन लिया हो, लेकिन मैं एक बार दोबारा आप देखें, पुनः देखें और मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। और मैं चाहता हूं कि अपने इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आप तक अपने हृदय की बातों को पहुंचाऊं। हमें हर तरह से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों का मुझे संदेश मिलता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बाहरी जो सामान है उसको जलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब तक हमने जो ले लिया है वो हमारे खून पसीने की कमाई है, हमारे पैसे की कमाई है, हमारे हिंदुस्तानी कमाई है, उसको हमें जलाना नहीं चाहिए। लेकिन आगे से प्रण करना चाहिए कि आगे से हम वो सामान बाय न करें, यानी परचेजिंग न करें। इतना हम कर सकते हैं, लेकिन जलाने में मुझे कोई लाभ नज़र नहीं आता, क्योंकि उसका तो बिक चुका। लेकिन अब तो नुकसान हमारा ही होना है, तो उसको न जलाएं। लेकिन आगे से हो सकता है कि मेरे विचार गलत भी आपको लग सकते हैं, तो मैं आपको गलत लगे तो मैं इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि हमारे एक देश की कमाई है वो हमें जलानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पैसों की खून पसीनी कमाई है जिस पे जो हम खर्च कर चुके हैं। लेकिन आगे से हम प्रण करें कि आगे से वो चीज़ें नहीं लेंगे, अपने हिंदुस्तानी चीज़ें लेंगे। तो अब आगे आप उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं को सुनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने क्या कहा है और लोगों के क्या विचार हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो मुझे लाइक कमेंट करें। और जिनकी क्लिपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनकी जो वीडियो दिखा रहा हूँ, वो उनको कहीं भी ऐसा लगे कि मैंने उनकी क्लिपिंग यूज की है, तो वो सिर्फ मैंने इसलिए यूज की है कि वो मुझे लोगों को दिखाने के पर्पज़ से, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू। और आप उनको मैं दिखाता हूँ आपको, सो थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र नागर। मैं मां एंटोनी और रॉल विंची से आज फिर कहना चाहूंगा, ये देश मेरे बाप दादाओं का है, मेरे पुरखों का है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस जमीन को सींचा है। मेरे बच्चों का भविष्य है, ये करोड़ों बच्चों का भविष्य है। कल जब LAC पे 20 जवान शहीद हो गए तो आपके चेहरे पे चमक है। ये चमक लकड़बग्घों का भाव है, भेड़ियों का भाव है, जो अपनों की ही लाशों में अपना हिस्सा तलाशते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप मोदी जी से? पूछते अपने परदाना से, अपनी दादी जी से, जिन्होंने 38,000 किलोमीटर जमीन चाइना को दान में दे दी थी और संसद में कहा था कि जहां घास का एक तिनका नहीं उगता उस जमीन का हम क्या करें। तिब्बत पर जब चाइना ने कब्जा किया तो उनकी सेना को राशन आप लोगों ने पहुंचाया था। यूपीए कार्यकाल के अंदर 640 किलोमीटर जमीन पर उन्होंने कब्जा फिर से किया और 600 बार सीमा का अतिक्रमण किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 70 साल तक आप सीमाओं पर सड़कें नहीं बना सके, हवाई पट्टियां नहीं बना सके। क्या मनोबल बढ़ाएंगे आप देश का और देश की सेना का? ये देश आपसे तंग आ चुका है। आप इस देश की सेना का साथ नहीं दे सकते तो कृपा कर हमारी आंखों से ओझल हो जाइए। ये देश आपका भार अब और ढो नहीं सकता।
नहीं हो सकता। आपके चमचे, आप लोग कल से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं देश का मनोबल तोड़ने के लिए। संतोष बाबू की मौत हुई है, कर्नल हमारे इकलौते बेटे थे वो अपनी मां के, उसे गर्व है उस मां को अपने बेटे की शहादत पर आपके चेहरे की हंसियां ये देश अभी और स्वीकार नहीं कर सकता। मित्रों, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए और नंगा कीजिए इन लोगों को। नमस्कार। 3 दिन पहले राहुल जी आपका इंटरव्यू देखा, उसी दिन मन हुआ था कि आपसे बात की जाए, लेकिन फुर्सत नहीं मिली, तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपने कहा नरेंद्र मोदी का लॉकडाउन फेल हो गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 दिन के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। राहुल जी, आप 135 साल पुरानी पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। कम से कम कुछ होमवर्क करके आया करिए, कहने से पहले कुछ सोचा करिए। मजाक उड़ता है इन सब बातों से। नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि 21 दिन का लॉकडाउन बहुत जरूरी है इस देश के लिए। अगर ये लॉकडाउन 21 दिन का नहीं किया गया तो 21 साल देश पीछे चला जाएगा। जान है तो जहान है, लेकिन उसकी जगह आप गलत बात करके बरगलाना चाहते हो पूरे देश को। दूसरी चीज, आपके भी तो सारे मुख्यमंत्री थे। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, गहलोत जी हैं, या बघेल साहब हैं, या महाराष्ट्र में आपकी जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्होंने हर बार ये कहा कि नहीं, हमें तो लॉकडाउन को बढ़ाना है। क्यों नहीं टोका आपने? क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि आपको सिर्फ कोसना आता है, जिम्मेदारी से भागना आता है। आप तो जिम्मेदारी से ये भी भाग रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप कहना चाहते हैं कि वहां पर जो मौतें हो रही हैं, वहां जो कोरोना बढ़ रहा है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत अच्छे, 9 मिनिस्टर हैं कांग्रेस के वहां पर, 9। इसके बाद आप कहना चाहते हैं कि हमारा कुछ वहां चलता नहीं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती और आपकी तरीके से नहीं निपटा जा रहा है जिस तरह से आप चाहते हैं, तो क्यों नहीं वापस ले लेते समर्थन? आपके राजीव गांधी की राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया था चंद्रशेखर के, केवल इस बात पर कि 2 पुलिस वाले उनके आपके घर के बाहर देखे गए थे। और आप यहां कहना चाहते हैं देश इतनी बड़ी त्रासदी में आप कुछ करना ही नहीं चाहते। राहुल जी, एक जिम्मेदार होने के नाते कुछ राष्ट्र की सेवा करिए, बरगलाइए मत, कंफ्यूज मत कीजिए देश को। क्या करते नरेंद्र मोदी? मार डालते सबको। लॉकडाउन नहीं लगाते तो क्या करते? क्या आपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया ऐसा जिसके अंदर सारे लोग अगर बीमार हो जाते तो इलाज हो सकता था? 130 करोड़ के देश में आप सब लोगों ने मिलाकर आज तक 3,593 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और 11,810 प्राइवेट हॉस्पिटल बना के दिए, कुल मिला के 15,000। उसमें से 80-90% हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। कहां से लाते इतने बिस्तर अगर कोरोना पूरी तरह से फैल गया होता? अमेरिका जैसा कंट्री नहीं निपट पा रहा है, जिसकी 33 करोड़ की आबादी है, जिसके यहां पर 1 लाख से ऊपर ज्यादा मर चुके हैं लोग, 17 लाख लोग वहां पर आज भी बेड पर कोविड-19 से जूझ रहे हैं। ब्राजील, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, कोई नहीं निपट पा रहा है। और ये सीमित साधनों वाला देश जिसको आप लोगों ने ऐसा बना के छोड़ा था, वो देश आप उम्मीद कर रहे थे कि ये निपट जाएगा? खत्म करवाना चाहते थे यार। 4,800 लोग केवल इस देश के अंदर अभी तक खत्म हुए और 1,65,000 लोग बीमार हुए। इसको आप लॉकडाउन का कंट्रोल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या ये स्थिति रह पाती? लाशों पर चल रहे होते हम। लेकिन नहीं, आपको राजनीति करनी है, सलूशन नहीं देना है। मजदूर भाग रहे थे आपके महाराष्ट्र से, मजदूर भागे पंजाब से, मजदूर भागे राजस्थान से, मजदूर भागे दिल्ली से। आपने राष्ट्र हित में एक बार भी कहा मजदूर भाइयों जाओ मत, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आपको सपोर्ट देगी, आपको भोजन देगी, आप रुकिए, राष्ट्र को जरूरत है, फैक्ट्रियों को काम की जरूरत है। कल को आर्थिक स्थिति खराब होगी देश की, कौन जिम्मेदार होगा? आपने एक बार भी कहा होता तो कम से कम समझ में आता कि आप राष्ट्र की चिंता करते हैं।
राहुल जी, देश बड़ा होता है, राजनीति तो बाद में भी कर ली जाती है। और आपकी, मैं आपके पूरे परिवार की बहुत इज्जत करता हूं राहुल जी। इंदिरा गांधी जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आपके पिताजी राजीव गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक, नरसिंह राव जी का बहुत बड़ा प्रशंसक, खानदानी कांग्रेसी। लेकिन आज भी मैं बीजेपी का वर्कर नहीं हूँ, ना ही उनका कोई मेंबर हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्र हित में बात आती है तो नरेंद्र मोदी को मैं वोट देता हूँ, छाती ठोक के देता हूँ और दूंगा, जिस दिन तक वो राष्ट्र हित में काम करेंगे। क्या दिया आपने था सन 2014 में, जो आप नरेंद्र मोदी से उम्मीद रख रहे हैं कि 7,500 आप हर एक के खाते में डालिए, 10,000 एक मुश्त डालिए, कैसे डाले? आज आपको समझ में आया? 35 करोड़ जो जनधन अकाउंट खोले, उसी की बदौलत तो आज उम्मीद कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से कह पा रहे हैं कि आप डालो। उस समय आप मजाक उड़ाते थे, क्या ये अकाउंट खोल दिए। सरकार फिर भी कर रही है। आप लोगों ने तो खोखला करके इस देश को छोड़ा था। आपकी बीज खाद के लिए भी लाइन लगती थी, 4-4 दिन तक लाठियां किसान खाता था, याद है आपको? 80% एरिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आधे समय बिजली नहीं आती थी, किसानों को पानी नहीं मिलता था। 9 सिलेंडर दिए जाएं, 12 सिलेंडर दिए जाएं, इसके ऊपर बहसें चला करती थी कि कितना सब्सिडी दी जाए। और यदि आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हमने तो बड़ा खजाना छोड़ा था, तो ऐसा बोलिए ना नरेंद्र मोदी से चिल्ला के, साहब श्वेत पत्र लेके आइए, हमने ये संपदा छोड़ी। खोखला कर दिया था आपने देश को। और आप कहते हैं हमने देश के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? सन 47 में हम आजाद हुए, हमसे 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ। आज हमसे 5 गुनी उसकी जो अर्थव्यवस्था है। 15 साल वो हमसे कम पहले से मेट्रो बुलेट ट्रेन बना के ले गया। 25 साल वो हमसे आगे है। और आप हमसे कहते हम पाकिस्तान से आगे, हम नेपाल से आगे, हम इससे आगे। क्या किया आपने? और जो भी कुछ किया, अगर आप कहते हैं मोबाइल आया, कार आई, ये आए, सब नेपाल में भी मिलती है और लंका में भी मिलती है, और ये सब कंट्री में है। और यह ऐसा हमेशा होता चला आया। लेकिन आपने इस देश को कहां बनाया? मत करिए इस तरह से क्रिटिसाइज, सकारात्मक राजनीति करिए। राम जन्मभूमि जैसा मुद्दा सुलझाया गया, आपसे एक बधाई नहीं निकली। बड़े बड़े मामले यहाँ पर किए गए, सीए जैसा कानून लाया गया जो बिल्कुल देश हित में था, राष्ट्र हित में था, जिसमें मुसलमानों की कोई नागरिकता नहीं जा रही थी। इसके बावजूद आप लोगों ने भड़का दिया कि उठ के आ जाओ। और सबसे ज्यादा तो हद आपने तब कर दी जब जम्मू कश्मीर, जो कि आपके खुद जवाहरलाल नेहरू का ये था कि ये धारा जो है टेम्परेरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जिस 370 और 35A को जिस वक्त यहाँ पर लागू किया गया, वो भी संवैधानिक रूप से लोकसभा राज्यसभा से पास करा के उसको भी आपने असंवैधानिक कह दिया। संविधान और संवैधानिक की बात जानते हैं। 100 दफा आपकी सरकारों ने कम से कम 356 का दुरुपयोग किया, वो संवैधानिक था। और उसके बाद भी आप बाज नहीं आए अपनी अनमेच्योरिटी से। जब आपको मालूम था कि पाकिस्तान उपद्रव करा सकता है, जब आपको मालूम था वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, जब आप जानते थे इंटरनेट बंद है, जब आप जानते थे शांति, फिर भी आप वहां पहुंच गए थे कश्मीर में, केवल इसलिए कि किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, इस पूरा जो 370 हटिए इसको मतलब बदनाम किया जाए। आप क्यों नहीं जाते? अब खुला माहौल है, जाइए ना। लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको केवल राजनीति रोटियां सेकनी है। देश जाए गर्त में, देश जाए भाड़ में। नरेंद्र मोदी हारना चाहिए, नरेंद्र मोदी खराब होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। लेकिन उखाड़ नहीं पाओगे उस आदमी का, नरेंद्र मोदी का ये बाल नहीं उखाड़ पाओगे। इस तरह से सारा देश समझ चुका है। जय हिंद। सलामी दे दो जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए जो शहीद हुए सरहद पे, हो जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। कई माँ के गोद हुए सोने, कई बहन के छन गए भाई। कई माँ के गोद हुए सोने, कई बहन के छन गए भाई। कई मांग के सिंदूर धल गए, बच्चों ने बाप की चिता जलाई। जो पिता न लौटे
एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए जो शहीद हुए सरहद पे हो, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। इतना कहके जाएंगे भाई। क्या हुआ मैडम? भैया ये चाइनीज है। क्या? बोलिए भैया वो मल्टी शॉट रॉकेट दिखाओ ना। लीजिए भैया, अब ये आप ही फोड़े। क्यों, क्या हुआ? अरे चाइनीज है। हैं? बोलिए सर। भैया वो ऑटोमेटिक लाइट सीरीज दिखाओ ना। ये लीजिए, सुपर फंक्शन है बॉस। ये क्या काम की? चाइनीज है।